आज हम मामलूक वंश का किस प्रकार से अंत हुआ और किस प्रकार खिलजी वंश की स्थापना हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि दिल्ली की गद्दी पर 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक मामलूक वंश का अधिकार रहा या मामलूक तुर्कों का अधिकार रहा और उसके बाद खिलजियों का शासन 1290 ईस्वी से आरंभ हुआ। मामलूक वंश का शासन अंत कैसे हुआ, इसके लिए हमें 1287 ईस्वी की घटनाओं पर गौर करना होगा। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन के दो पुत्र थे। एक तो सबसे बड़ा पुत्र और प्रिय पुत्र था राजकुमार मोहम्मद, जो 1286 ईस्वी में ही मंगोल आक्रमणकारी तमर के आक्रमण के दौरान मुकाबला करता हुआ मारा गया था। एक पुत्र था दूसरा, उसका छोटा पुत्र बुगरा खां, जिसे बलबन ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। बलबन ने मरते वक्त अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की बात कही थी, परंतु दिल्ली का जो कोतवाल था फ़खरुद्दीन, उसने कै खुसरो को सुल्तान बनाने के बजाय बलबन के छोटे पुत्र बुगरा खां, जो बंगाल का गवर्नर था, उसके पुत्र कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। तो बलबन कह के गया था कि कै खुसरो को सुल्तान बनाया जावे, लेकिन दिल्ली के कोतवाल फ़खरुद्दीन ने कै खुसरो के बजाय कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। यह कैकुबाद बुगरा खां का पुत्र था। जब कैकुबाद सुल्तान बना, तब कैकुबाद के ऊपर कोतवाल फ़खरुद्दीन का जो दामाद था, जिसका नाम था निजामुद्दीन, उसने कैकुबाद पर अपना प्रभाव जमा लिया। तो कहने को तो सुल्तान कैकुबाद था, लेकिन शासन की वास्तविक सत्ता कोतवाल फ़खरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन के हाथ में आ गई थी। निजामुद्दीन ने क्या किया कि कै खुसरो व अन्य तुर्क अमीरों की उसने हत्याएं करवा दी। इससे निजामुद्दीन का दबदबा दिल्ली में और बढ़ गया। तब जो बंगाल का गवर्नर था बुगरा खां, उसने दिल्ली के सुल्तान और अपने पुत्र कैकुबाद को एक परामर्श दिया। बुगरा खां ने कैकुबाद को ये कहा कि तुम्हें जल्दी ही इस निजामुद्दीन से छुटकारा पा लेना चाहिए, नहीं तो ये शक्तिशाली बनता जा रहा है और कभी भी तुम्हारी गद्दी को हड़प सकता है। तो बुगरा खां की सलाह पर, अपने पिता बुगरा खां की सलाह पर, कैकुबाद ने निजामुद्दीन को जहर देकर मरवा डाला और अपनी सुरक्षा के लिए अपने एक विश्वास पात्र सरदार जलालुद्दीन खिलजी, उसको अपना सेनापति बनाया और बुलंदशहर की जागीर भी उसे दे दी। तो कैकुबाद ने जब जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बना लिया, तो तुर्क अमीर काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि अभी तक 1206 से लेकर 1287-88 का वक्त हो गया था। अब तक सत्ता में दबदबा तुर्क अमीरों का ही चला आ रहा था।
ये तुर्क अमीर खिलजियों को अपने से भिन्न समझते थे। ये सारे के सारे तुर्क अमीर अधिकतर इल्बरी तुर्क थे, अपने को उच्च वंश का मानते थे। इनमें जाति निरंकुशता की भावना थी, कुलीनता की भावना थी। बलबन के समय में तो इनकी जाति निरंकुशता और कुलीनता की भावना बहुत चरम पर थी। तो ये तुर्क अमीर ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि किसी गैर तुर्क व्यक्ति को सुल्तान अपना सेनापति बनावे, क्योंकि इल्बरी तुर्क जो थे, इल्बरी तुर्क अमीर, वो खिलजियों को अपने से निम्न मानते थे। देखा जाए तो खिलजी भी मूलतः तो तुर्की थे, लेकिन दीर्घ काल तक अफगानिस्तान में रहने के कारण इन्होंने वहाँ के रीति रिवाजों को अपना लिया था, वहाँ के तौर तरीके अपना लिए थे। इसलिए जो शासक जाति के जो तुर्क अमीर थे, इल्बरी तुर्क, वो खिलजियों को अपने से निम्न मानते थे। और जब सुल्तान केकुबाद ने निजामुद्दीन को विष देकर मरवा डाला और जलालुद्दीन फिरोज को, जो बाद में जलालुद्दीन खिलजी के नाम से विख्यात हुआ, उसको अपना सेनापति बना दिया गया, उसको बुलंदशहर की जागीर दे दी, तो इससे तुर्क अमीरों में असंतोष फैल गया। इधर कुछ ही समय बाद कैकुबाद को लकवा हो गया। कैकुबाद को जब लकवा हो गया, तब जो तुर्क अमीर थे उन्होंने उसके 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को दिल्ली का सुल्तान बनाया। और उन्होंने देखा कि सुल्तान केकुबाद जब तक था तब तक उसने जलालुद्दीन फिरोज को महत्व दिया, लेकिन अब सुल्तान तो अशक्त हो गया है और नया सुल्तान उसके अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स को हमने बना दिया है। तो फिर तुर्क अमीरों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या का भी प्रयास किया। तब जलालुद्दीन फिरोज, जो एक योग्य सैन्य सरदार था, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। उसको ये शंका हुई कि तुर्क अमीरों के साथ में ये कैकुबाद भी मिल गया है, तो उसने लकवाग्रस्त कैकुबाद की हत्या कर दी और स्वयं कैकुबाद के 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स का संरक्षक बन गया 1287 ईस्वी में। उसके बाद कुछ ही समय बाद इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की भी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी अपने हाथ में ले ली 1290 ईस्वी में। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो इतिहास में जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो पहली बार इल्बरी तुर्कों के हाथ से सत्ता गई थी और खिलजियों के हाथ में सत्ता आ गई थी। 1206 से 1290 तक, अभी तक इल्बरी तुर्कों का ही मोटे तौर से सत्ता पर एकाधिकार रहा था, लेकिन अब पहली बार 1290 ईस्वी में खिलजियों के हाथ में सत्ता आ गई और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसको हम जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं। तो इस प्रकार बलबन के वंश का 1290 ईस्वी में पतन हो गया। अब 1290 ईस्वी में जब खिलजियों के हाथ में सत्ता आ गई, जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बन गया, तो इतिहासकार मोहम्मद अबीब ने खिलजियों के हाथ में सत्ता आने की घटना को खिलजी क्रांति कहा है। इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने खिलजियों के हाथ में सत्ता आने को खिलजी क्रांति कहा है। एक्चुअल में खिलजी भी मूलतः थे तो तुर्की, लेकिन लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण, जैसा मैंने बताया, उन्होंने अफगानिस्तान के रीति रिवाजों को अपना लिया था। अतः शासक जाति के जो भारत में इल्बरी तुर्क थे, वो इनको अपने से भिन्न समझने लग गए थे, अपने से निम्न भी मानने लग गए थे। इनमें से कई सारे खिलजी सैन्य सरदार महमूद गजनवी के और मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमणों के दौरान भारत आए। इसके अलावा
मध्य एशिया में और अफ़गानिस्तान में जब मंगोलों के आक्रमणों की उथल पुथल हुई तो शरणार्थी के रूप में भी कई सारे खिलजी भारत पहुँचे थे। यहाँ उन्हें खिलजियों को शासक जाति के इल्बरी तुर्कों से भिन्न माना गया और 1290 तक 1206 से 1290 तक शासक जाति पर लगभग मोटे रूप से इल्बरी तुर्कों का ही अधिकार रहा। 1290 में इल्बरी तुर्कों के हाथ से सत्ता गई और खिलजियों के हाथ में सत्ता आ गई। इस घटना को इतिहासकार मोहम्मद हबीब खिलजी क्रांति कहते हैं। उनका कहना है कि अभी तक जो 1206 से 1290 ईस्वी तक का जो कालखंड था उसमें इल्बरी तुर्कों का दबदबा था और इल्बरी तुर्क जो थे वो जातिवाद पर अधिक बल देते थे। राज्य की आधारशिला केवल तुर्कों के हितों की रक्षा और उन्हीं के सीमित एकाधिकार पर रखी गई थी। बलबन के शासनकाल में तो गैर तुर्कों के प्रति दमनात्मक तरीके भी अपनाए गए, किंतु खिलजी दल की विजय ने अब ये सिद्ध कर दिया कि जाति निरंकुशता अब और अधिक समय तक शासन नहीं कर सकती। अभी तक इल्बरी तुर्कों का कहना था कि सत्ता पर तो हमारा ही एकाधिकार है और रहेगा हमेशा के लिए, हम उच्च तुर्क हैं और हमारा ही शासन सत्ता पर एकाधिकार है, दूसरा कोई भी जाति का व्यक्ति शासन या सत्ता अपने हाथ में नहीं ले सकता है, सत्ता पर हमारा ही एकाधिकार है और हमेशा रहेगा। लेकिन खिलजियों की विजय ने ये सिद्ध कर दिया कि अब जाति निरंकुशता और अधिक समय तक राज नहीं कर सकती। खिलजी जो थे उनकी नसों में शाही खून नहीं था, वे सर्वसाधारण वर्ग के लोग थे। उनके राज्यारोहण ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जरूरी नहीं है कि प्रभु सत्ता पर केवल उच्च वर्ग के लोगों का विशेष अधिकार रहे। सर्वसाधारण लोग थे खिलजी, उन्होंने भी सत्ता प्राप्त अब कर ली थी 1290 ईस्वी में। तो ये धारणा निर्मूल हो गई कि प्रभु सत्ता पर केवल उच्च वर्ग के लोगों का ही विशेषाधिकार होता है। साथ ही साथ खिलजी वंश का जब शासन आया तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी तो इतिहास में बड़ा विख्यात हुआ। खिलजियों के हाथ में जब सत्ता आई तो उन्होंने शासन सत्ता में भारतीय मुसलमानों को भी योग्यता के अनुसार पद दिए। अभी तक तुर्कों के हाथ में जब सत्ता थी, मामलुक तुर्कों के हाथ में 1206 से 1290 ईस्वी तक, तो इन इल्बरी तुर्कों के दबदबे वाले कालखंड में भारतीय मुसलमानों को सत्ता में भागीदार नहीं बनाया गया था। लेकिन पहली बार खिलजियों ने जब उनके हाथ में सत्ता आई तो खिलजियों के शासनकाल में भारतीय मुसलमानों को भी, हिंदुओं को नहीं, भारतीय मुसलमानों को भी योग्यता के अनुरूप शासन सत्ता में उच्च पद दिए गए। और अलाउद्दीन खिलजी ने तो धर्म को राजनीति से पृथक करने का अपना राजत्व सिद्धांत भी घोषित किया। अभी तक इल्बरी तुर्कों के कालखंड के शासन के कालखंड में राजनीति और धर्म प्रधान राज्य था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की कि राजनीति को मैं धर्म से अलग रखूंगा, राज्य के विषय में जो निर्णय लेना आवश्यक होगा मैं लूँगा, भले ही वो शरीयत के प्रतिकूल ही क्यों ना हो। तो धार्मिक दृष्टिकोण भी इल्बरी तुर्कों का और खिलजियों का भिन्न भिन्न था। खिलजियों ने पहली बार धर्म को राजनीति से पृथक करने की बात कही, जबकि मामलुक तुर्कों के शासनकाल में तो धर्म प्रधान राज्य था। इसके अलावा खिलजियों में विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार का भी एक नया अध्याय शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत था निरंकुशता, धर्म और राजनीति का पृथक्करण और साम्राज्यवाद। तो खिलजियों ने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई
अलाउद्दीन खिलजी तो विश्व विजय का सपना देखता था। उसने सिकंदर उस सानी की अर्थात द्वितीय सिकंदर की भी उपाधि ली थी। तो खिलजियों के समय में दिल्ली सल्तनत का बड़ा विस्तार हुआ। दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत का रुतबा कायम हो गया, जो अभी तक इल्बरी तुर्कों के शासन के कालखंड में 1206 से 1290 तक नहीं हो पाया था। तो इस दृष्टिकोण से भी, साम्राज्यवाद के दृष्टिकोण से भी खिलजियों का शासन पूरी तरह से इल्बरी तुर्कों के शासन से अलग था। साम्राज्यवाद को यहाँ अपनाया गया था। तो इन सभी कारणों के मद्देनज़र इतिहासकार मोहम्मद हबीब खिलजियों के द्वारा सत्ता पर एकाधिकार को केवल एक वंश के स्थान पर दूसरे वंश की स्थापना के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक व्यवस्था की समाप्ति तथा एक भिन्न व्यवस्था के आरंभ होने के प्रतीक के रूप में देखते हैं। अर्थात इल्बरी तुर्कों का शासन जब 1290 में समाप्त हुआ और खिलजियों ने सत्ता अपने हाथ में ली, तो केवल ये वंश परिवर्तन ही नहीं था, बल्कि एक व्यवस्था की समाप्ति हो गई थी जो इल्बरी तुर्कों के 84 सालों के शासन में थी, और उसके स्थान पर एक नवीन व्यवस्था का आविर्भाव हो चुका था। उस नवीन व्यवस्था में क्या था कि धर्म को राजनीति से अलग रखने की स्पष्ट घोषणा की गई थी। भारतीय मुसलमानों को शासन सत्ता में भागीदार बनाने की बात कही गई थी। साम्राज्यवाद को राजकीय नीति के रूप में अनुसरण करने की बात कही गई थी। राज्य विस्तार की नीति को अपनाया गया था। और सबसे बड़ी बात कि खिलजी जो थे वो सर्वसाधारण वर्ग के लोग थे। अभी तक ये माना जाता था कि आम सर्वसाधारण वर्ग के लोग सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, लेकिन खिलजियों ने इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया और तुर्कों की जो जाति निरंकुशता थी उसको सदा के लिए ख़त्म कर दिया। तो इन समस्त कारणों की वजह से इतिहासकार मोहम्मद हबीब 1290 ईस्वी में क्यूमर्स को हटाकर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा सत्ता हथियाने की जो घटना थी, जिससे खिलजी वंश की स्थापना हुई, इस घटना को खिलजी क्रांति कहकर के संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन यही रहेगा कि खिलजी क्रांति से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो उसमें आपको किस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सत्ता क्यूमर्स को हटा करके प्राप्त की, उसका वर्णन करना है। और साथ ही साथ इतिहासकार मोहम्मद हबीब के जो वो तर्क थे जिसके द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया कि खिलजी वंश की स्थापना एक वंश की स्थापना मात्र न होकर एक पुरानी व्यवस्था के स्थान पर एक नवीन व्यवस्था की स्थापना थी। इसी कारण उन्होंने मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति नाम दिया। वो भी सारी बातें जो मैंने आपको बताई अभी वो अपने उत्तर में लिखनी है। तो कल फिर अपना नया टॉपिक रहेगा जिसमें जलालुद्दीन खिलजी की कुछ छोटी मोटी उपलब्धियां, और फिर डायरेक्ट आ जाएंगे हम अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत भी पढ़ेंगे। यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिए कि एक तो बलबन का राजत्व सिद्धांत हमने पढ़ा था, जिसके 3 बिंदु थे: निरंकुशता, राजत्व का अर्धदेवी स्वरूप और न्याय। एक बार वापस बोल रहा हूँ मैं, बलबन के राजत्व सिद्धांत के 3 बिंदु थे: निरंकुशता, राजत्व का अर्धदेवी स्वरूप और न्याय। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व सिद्धांत था उसके भी बिंदु तो 3 ही थे। पहला बिंदु निरंकुशता, दोनों में सेम था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी राजत्व सिद्धांत में पहला बिंदु निरंकुशता को बताया। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का दूसरा बिंदु था धर्म व राजनीति का पृथक्करण। जबकि बलबन तो राजनीति में धर्म को शामिल करता ही करता था। बलबन के समय तो धर्मतंत्री राज्य था। खुद के लिए बलबन ने जिल अल्लाह शब्द का प्रयोग किया था। राजत्व को नियाबत खुदा ही बताया था। खुद के लिए ईश्वर की छाया शब्द का प्रयोग किया था कि मैं ईश्वर तो नहीं हूँ लेकिन ईश्वर की छाया हूँ। राजत्व को ईश्वर की छाया से जोड़ा था उसने। लेकिन बलबन ने, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने काजी अलाउल मुल्क को कहा कि राज्य के विषय में जो निर्णय लेना आवश्यक होगा वो मैं लूँगा, भले ही वो शरीयत के प्रतिकूल क्यों न हो। तो स्पष्ट रूप से
घोषणा की गई कि राजकीय कार्यों में धर्म का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो राजकीय हित में उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा, भले वो शरीयत के प्रतिकूल क्यों न हो। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का दूसरा बिंदु था धर्म और राजनीति का पृथक्करण, और अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का तीसरा बिंदु था साम्राज्यवाद। तो उसने विश्व विजय का सपना देखा, लेकिन फिर हिंदुस्तान की विजय के लिए अपने योग्यतम सरदार मलिक काफूर को उसने रवाना किया। तो वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत के 3 बिंदु हमने पहले पढ़े थे, निरंकुशता, राजत्व का अर्धदेवी स्वरूप और न्याय। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के 3 बिंदु हम कौन से पढ़ेंगे? निरंकुशता, धर्म व राजनीति का पृथक्करण और साम्राज्यवाद। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम डिटेल कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।